पे है महाराष्ट्र, ठीक है, नागपुर। तो महाराष्ट्र के नागपुर में यहाँ पर मराठा लोग का शासक चल रहा था। नागपुर में महाराष्ट्र के नागपुर में मराठा शासन चल रहा था। और यहाँ पे कौन शासक थे? तो रघुजी प्रथम शासक थे। रघुजी प्रथम शासक कहाँ थे? तो महाराष्ट्र के नागपुर में शासक थे। तो इन्होंने क्या किया था? दक्षिण भारत अभियान चालू किया था। उसमें सेनापति घोषित किया था भास्कर पंत को। तो वो क्या हुए? दक्षिण भारत के अभियान में चले गए। तो क्या हुआ कि रतनपुर, यहाँ पर इस बिलासपुर जिला में बनाया हूँ छोटा सा। तो यहाँ पर बिलासपुर जिला में यहाँ पर रतनपुर है। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास को। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास में ना 1740 से लेकर 1854 तक मराठा लोग का प्रभुत्व रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर, मतलब दक्षिण कौशल में 1741 से लेकर 1854 तक मराठा लोग का प्रभुत्व हमारे छत्तीसगढ़ में रहा है। उसके बाद ब्रिटिश के हाथ में चले जाता है पूरा देश, ठीक है। तो हम लोग 1741 से लेकर 1854 तक मराठा वंश को पढ़ेंगे। तो आज बेसिक जानकारी मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मराठा वंश का ये पहला वीडियो है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि 1741 आसपास में महाराष्ट्र के नागपुर एरिया में भोसला वंश चल रहा था। महाराष्ट्र के नागपुर एरिया में भोसला वंश चल रहा था। तो दोस्तों, उस भोसला वंश के शासक थे, उनका नाम था रघुजी प्रथम। तो रघुजी प्रथम जो थे, उन्होंने दक्षिण भारत अभियान चलाया था। उस दक्षिण भारत अभियान में अपने सेनापति भास्कर पंत को भेजा था। तो दोस्तों, भास्कर पंत जो थे वो दक्षिण भारत अभियान में गए थे, किसके? भोसला वंश के सेनापति के रूप में, रघुजी प्रथम के सेनापति के रूप में। तो रास्ते में पड़ा रतनपुर, तो वहां पर कलचुरी राजवंश चल रहा था। इसको मैं एक बार मैप में बताने का कोशिश करता हूं। देखिएगा, यहाँ पे मैं छोटा सा छत्तीसगढ़ का मैप बनाता हूं, ठीक है। ये मान लीजिए छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है, जिसमें से ऊपर में सरगुजा संभाग, ये बिलासपुर संभाग, ये बस्तर संभाग, और ये वाला दुर्ग संभाग, और ये रायपुर संभाग, जिसमें से ये मुंगेली जिला है, ये है बिलासपुर जिला, और ये है पेंड्रा मरवाही। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक ठो है, और ये है। तो यहाँ पे है महाराष्ट्र, ठीक है, नागपुर। तो महाराष्ट्र के नागपुर में यहाँ पर मराठा लोग का शासक चल रहा था। नागपुर में महाराष्ट्र के नागपुर में मराठा शासन चल रहा था। और यहाँ पे कौन शासक थे? तो रघुजी प्रथम शासक थे। रघुजी प्रथम शासक कहाँ थे? तो महाराष्ट्र के नागपुर में शासक थे। तो इन्होंने क्या किया था? दक्षिण भारत अभियान चालू किया था। उसमें सेनापति घोषित किया था भास्कर पंत को। तो वो क्या हुए? दक्षिण भारत के अभियान में चले गए। तो क्या हुआ कि रतनपुर, यहाँ पर इस बिलासपुर जिला में बनाया हूँ छोटा सा। तो यहाँ पर बिलासपुर जिला में यहाँ पर रतनपुर है। तो रतनपुर में क्या चल रहा था? कलचुरी शासक चल रहा था। और यहाँ पर ये 1741 की बात है। 1741 में यहाँ पर कौन शासक थे? तो रघुनाथ सिंह। समझने का कोशिश करिएगा। मैं क्या बोला कि रतनपुर शाखा में 1741 में कौन थे? रघुनाथ सिंह कलचुरी शासक थे। और यहाँ पर मैं बोला कि नागपुर में भोसला वंश, मराठा वंश चल रहा था, क्योंकि महाराष्ट्र में चल रहा है तो मराठा वंश ही न चलेगा। तो क्या हुआ कि यहाँ पर मराठा वंश चल रहा था। और यहाँ के शासक कौन थे? रघुजी प्रथम थे। तो रघुजी प्रथम ने, मैं कई बार बोला कि दक्षिण भारत अभियान
अभियान चलाया था उसका सेनापति नियुक्त किया था भास्कर पंत को। तो भास्कर पंत जब यहाँ से निकले तो यहाँ पर रास्ते में पड़ा रतनपुर। तो रतनपुर में देखा कि अच्छा खासा शासन चल रहा है कलचुरी राजवंश का, और वहाँ पर शासक कौन थे? 1741 में रघुनाथ सिंह थे। ठीक है, इतना तक समझ गए। तो दोस्तों मैं बता दूं कि रघुनाथ सिंह का उसी समय में उनके पुत्र का मृत्यु हो गया था। इस कारण से ये थोड़ा सा शोक से ग्रसित थे और ये थोड़ा बुजुर्ग व्यक्ति भी थे। रघुनाथ सिंह क्या थे? बुजुर्ग व्यक्ति थे। तो इस भास्कर पंथ को अपना शासन को सौंप दिया। वो हुआ क्या देखिए, मैं यहाँ का कहानी बता रहा हूँ कि भास्कर पंत जब यहाँ पे आक्रमण करना चाहा, मतलब रतनपुर में आक्रमण करना चाहा, तो वहाँ के स्त्री लोग मतलब कि रघुनाथ सिंह के पत्नी लोग, उनके रानी लोग सफ़ेद झंडा लेकर और इनके सामने भास्कर पंत के सामने किसका सेनापति है? रघुजी प्रथम का सेनापति है। उनके सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं, कलचुरी राजवंश को उनके हाथ में सौंप देते हैं, मतलब भास्कर पंत के हाथ में सौंप देते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर हुआ ये कि ये भास्कर पंत जो थे, उस सेनापति जो थे भास्कर पंत, उन्होंने रघुनाथ सिंह को यहाँ पर शासन करने दिया, लेकिन मराठाओं के अधीन करने दिया। मराठा के अधीन यहाँ पर ये शासन करने लगे। युद्ध नहीं हुआ आत्मसमर्पण कर देने के कारण से, इस कारण से ये शासन यहाँ पर करने लगे। मतलब कि मराठाओं लोग का रतनपुर में अप्रत्यक्ष रूप से शासन चलने लगा, और अप्रत्यक्ष शासन यहाँ पर राज कौन कर रहा था? राजा कौन था? तो रघुनाथ सिंह ही था। ठीक है, लेकिन दोस्तों कुछ दिन के बाद 1745 ईस्वी में 1745 ईस्वी में ये रघुनाथ सिंह का भी मृत्यु हो गया, क्योंकि आदमी है तो मरेगा ही, है ना। तो 1745 ईस्वी में रघुनाथ सिंह का भी मृत्यु हो जाता है। तो क्या हुआ कि यहाँ पर रायपुर शाखा भी इस समय चल रहा था। 1745 आसपास में यहाँ पे रायपुर है, ये बलौदा बाजार है, ठीक है, ये धमतरी है, गरियाबंद है और ये महासमुंद है। तो यहाँ पर रायपुर में रायपुर शाखा चल रहा था। रायपुर शाखा चल रहा था दोस्तों। तो यहाँ पर एक आदमी था, रायपुर में एक आदमी था मोहन सिंह। तो उस मोहन सिंह को यहाँ का शासक घोषित कर दिया, रतनपुर का शासक घोषित कर दिया गया। समझ गए मैं क्या बोला? कि 1745 ईस्वी में कौन मर गया? रघुनाथ सिंह राजा जो थे, मराठाओं के अधीन शासन जो कर रहे थे रघुनाथ सिंह, उनकी मृत्यु हो जाती है 1745 में। लेकिन क्या हुआ? 1745 में मृत्यु के बाद रायपुर शाखा में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोहन सिंह। उसको ये मराठा लोग यहाँ का राजा, रतनपुर का राजा घोषित कर दिए, और यहाँ पर ये भी मराठा के अधीन ही शासन करने लग गया। कौन? मोहन सिंह। लेकिन दोस्तों मोहन सिंह का भी क्या हुआ कि 1758 ईस्वी में, ठीक है, यहाँ दिख रहा है आप लोग को 1758 ईस्वी में मोहन सिंह का भी मृत्यु हो जाता है। यहाँ से जो यहाँ शासन कर रहा था उसका 1758 ईस्वी में उसका मृत्यु हो जाता है। तो दोस्तों इसके बाद 1758 के बाद मैं बोला कि यहाँ पर कौन शासक था? 1741 आसपास में रघुजी प्रथम थे। तो इनका पुत्र हुआ, वो बड़ा हो गया था अब तक 1758 ईस्वी तक। तो दोस्तों इनके पुत्र का नाम था बिंबाजी भोसले। क्या नाम था? यहाँ लिखता हूँ बिंबाजी भोसले। बिंबाजी भोसले कौन था? रघु जी का पुत्र था बिंबाजी भोसले। तो मैं क्या बोला कि मोहन सिंह का मृत्यु 1758 ईस्वी में हो जाता है। तो 1758 के बाद बिंबाजी भोसले, रघु जी का पुत्र बिंबाजी भोसले यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से रतनपुर में जाकर रहने लगे और वहाँ पर शासन करने लगे।
अब तक तो अप्रत्यक्ष रूप से चल रहा था, मतलब कि यहाँ पर इन लोग रहते थे, महाराष्ट्र नागपुर में रहते थे और यहाँ पर शासन अपना चलवाते थे अपने प्रतिनिधि के रूप में। लेकिन दोस्तों अब क्या हुआ कि बिंबाजी भोसले यहाँ पर रतनपुर में जाकर रहेगा और वहाँ पर शासन करेगा, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों इसके बाद मैं बता दूं कि इस समय मतलब 1741 में, फिर से मैं 1741 में चले जाता हूं, तो 1741 में रायपुर शाखा का क्या स्थिति था उसको मैं बता दूं। तो रायपुर शाखा में दोस्तों 1741 में जब भास्कर पंत ने यहाँ पर आक्रमण किया था, सेनापति भास्कर पंत ने, तो उस टाइम में यहाँ पर अमर सिंह शासक थे। अमर सिंह शासक थे, कहाँ? रायपुर शाखा में 1741 ईस्वी में। तो क्या हुआ दोस्तों, अमर सिंह भी ना मराठाओं लोग से कोई कार्यवाही नहीं किया और ये भी धीरे धीरे आत्मसमर्पण कर दिया इन लोग को। दोस्तों ये अमर सिंह जो थे उनको 1750 ईस्वी में पद से हटा दिया गया था, 1750 ईस्वी में। ठीक है, कौन सा ईस्वी में? 1750 ईस्वी में इस अमर सिंह को ये रायपुर शाखा के पद से हटा दिया गया था और 1757 ईस्वी में यहाँ भी बिंबाजी भोसले जो है अपना सत्ता स्थापित कर दिए थे। मतलब 1757 ईस्वी में हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1757 में पूरे दक्षिण कौशल में बिंबाजी भोसले का शासन चल रहा था। ठीक है, पूरा दक्षिण कौशल कहने का मतलब रतनपुर शाखा और रायपुर शाखा, पूरे इस एरिया में बिंबाजी भोसले का शासन स्टार्ट हो गया था 1757 के बाद से। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे एरिया मतलब दक्षिण कौशल मतलब छत्तीसगढ़ में मराठा लोग का प्रवेश हुआ था। अब हम लोग पढ़ेंगे मराठा वंश को पूरा डिटेल। तो दोस्तों मैं बता दूं, मराठा वंश को हम लोग को 4 चरण में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, मराठा वंश को हम लोग यह मतलब समय के आधार पे 4 भागों में बांट सकते हैं। मराठा लोग को देखिए कैसे कैसे भाग में बांटा जाता है। तो मराठा लोग का सबसे पहले शासन जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष मराठा शासन। ठीक है, प्रत्यक्ष मराठा शासन के बाद आता है सूबा शासन। ठीक है, सूबाओं के माध्यम से कुछ सूबा रख के इन लोग वहां पर शासन चलाते थे दक्षिण कौशल में और अपना नागपुर में रहते थे। इसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद ब्रिटिश के अधीन शासन करने लग गए इन लोग। इसके बाद पुनः से फिर से भोसला शासन, देखिए इसको डेट वाइज मैं आप लोग को बताता हूं। इसको पहले मिटा दूं थोड़ा सा। देखिए मराठा हम लोग पढ़ रहे हैं, मराठा। तो मराठा का 4 भाग में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग मराठा को 4 चरणों में पढ़ेंगे। ये 4 चरण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहला जो चरण होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष मराठा शासन। प्रत्यक्ष मराठा शासन, ये प्रत्यक्ष मराठा शासन जो था वह 1758 से लेकर 1787 ईस्वी तक, 1758 से लेकर 1787 ईस्वी तक प्रत्यक्ष रूप से शासन किए। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि रतनपुर रायपुर एरिया में रहकर वहां पर शासन किए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष शासन किए। मतलब वहां पर रहकर किए, मतलब नागपुर से ही शासन नहीं चला रहे थे, वहां पर रह रहे थे कोई राजा और वहां पर शासन कर रहे थे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष मराठा शासन। वो कब से कब तक था, तो 1758 से 1787 ईस्वी तक था। इसके बाद दूसरा शासन को हम लोग, दूसरा चरण को पढ़ते हैं, सूबाओं के माध्यम से सूबा शासन इन लोग कर रहे थे।
तो ये सूबा शासन जो था वह 1787 से लेकर 1818 ईस्वी तक था। 1787 से लेकर 1818 ईस्वी तक था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अगला चरण, तीसरा चरण जो है वह ब्रिटिशों के अधीन शासन कर रहा था। ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन, ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन। इसका कार्यकाल था 1818 से लेकर 1830 ईस्वी तक। 1830 ईस्वी तक। इसके बाद दोस्तों चौथा और अंतिम चरण हम लोग पढ़ते हैं पुनः मराठा शासन। पुनः मराठा शासन एक इसका कार्यकाल था 1830 से लेकर 1854 ईस्वी तक। ठीक है, 1854 ईस्वी तक। तो इन ये 4 चरण में 1 2 3 4 चरण में पूरा मराठा वंश हम लोग का समाप्त हो जाएगा। इसी 4 चरण को हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ हम लोग का स्वतंत्रता संग्राम का क्या क्या प्रभाव था छत्तीसगढ़ में, इसके बाद हम लोग का खत्म हो जाएगा इतिहास। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी। कल से मैं प्रत्यक्ष मराठा शासन मतलब 1758 से 1787 ईस्वी तक के बीच को बताऊंगा कल वाले वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में इतनी, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।